गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो शांत है उनको भी और जो हल्ला कर रहे हैं उनको भी। उनको सख्त आदेश है कि कृपया शांत रहें, अन्यथा आप पर भारी हैवी दंडनीय अपराध का चार्ज लग जाएगा। पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है और बोले भी थे। चालू किए कि नहीं? चालू है, ठीक है। आयनन एंथैल्पी खत्म हो गया था। बोले थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को देख करके आना है। हिंदी में ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। किसी को याद नहीं रहा होगा घर पे, यहाँ अभी हम बोले होंगे तब याद आया होगा। ये चीज़ हमको भी पता है। कौन सा टॉपिक है? ऑक्सीकरण अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मुंह बंद करके आँख खोल करके यहाँ पर ध्यान से देखो। क्या है काम नहीं करता है, हमको समझ नहीं आता है। हुट, हुट। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? प्रशांत बताएगा। अरे नहीं आया, एवरेज स्प्रिंग गायब हो जाता है। छोड़ो। ऑक्सीकरण अवस्था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ है तुम्हारा कॉपी? देखो इसको, हेडिंग सब हेडिंग लगा के बैठा हुआ है, उसको पता नहीं कि क्या बोले हैं। पर्सनली बोले हैं तब उसको याद आया जा कॉपियों निकालना है। चलो शांत रहो। देखो इधर, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो ये होता है, ऑक्सी नाम सुनते ही उसके दिमाग में आता है कि जरूर ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से संबंधित है। तो जरूरी नहीं कि ऑक्सी शब्द आया है तो वो ऑक्सीजन से संबंधित ही होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, स्टेट मतलब होता है अवस्था। वह अवस्था, हर एक तत्व का अपना अपना एक अवस्था होगा यौगिक को बनाने का, कंपाउंड बनाने का, उसी को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो फेरस है, तो फेरस जो है ये यौगिक बनाता है, Fe2O3 भी बनाएगा, FeO भी बनाएगा, फेरस ऑक्साइड। अब और भी बहुत सारा बनाता है, Fe3O4 भी बनाता है, Fe3O4। तो इस तरह से ये बनाता है। तो हर जगह फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, कंपाउंड बनाने की अवस्था जो है वो अलग अलग है वही लोहा ही है, लेकिन ये जब 3 गो ऑक्सीजन के साथ आया है तो इसका विचार, इसका व्यवहार अलग है। ये जब 1 ऑक्सीजन के साथ आया है तो इसका कर्तव्य अलग है, इसका अलग है। जैसे कोई एक ही इंसान होता है, जैसे हम हैं, यहाँ पर हम पढ़ाते हैं शिक्षक के रूप में। अब दोस्त सबके साथ रहेंगे तो वहाँ मेरा विचार अलग रहेगा, कहीं स्कूल में रहेंगे छोटका सबके साथ है तो वो लोग का अलग रहेगा। तो है एक ही, अवस्था चेंज होने से, स्थिति चेंज होने से, अवस्था चेंज होने से उसमें परिवर्तन आता है। तो उस परिवर्तन की वजह को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे यहाँ अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 2-, तो Fe जो होगा यहाँ पर कितना होगा? 2+। यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा?
2 प्लस। यहाँ अगर देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा। तो इधर -6, इसका मतलब इधर +6 होगा, तभी कंपाउंड है, तभी बैलेंस है। तो +6 यानी 2 गो फेरस है, तो एगो फेरस का कितना होगा प्लस का, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो यहाँ भी वही फेरस है, यहाँ भी वही फेरस है। अब इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर -8 होगा, इधर भी -8 ही होगा। तो -8 3 गो का, तो एक गो का +8/3 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। सब जगह कौन है, लोहा ही है, हर जगह कौन है तो लोहा है। लेकिन यहाँ पर +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +8/3 है। तो हर जगह क्या होगा, है एक ही तत्व, लेकिन उसका अवस्था क्या है, अलग अलग, कंपाउंड बनाने के तरीकों से। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो जनरली हो गया। तो हम लिख सकते हैं किसी तत्व द्वारा, तत्व या परमाणु द्वारा, या परमाणु द्वारा यौगिक बनाने की क्षमता, यौगिक बनाने की क्षमता को ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जो उसका क्षमता होगा यौगिक बनाने का, वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एक है क्लोरीन, इससे यौगिक बनाना है। अगर हम क्लोरीन के पास Na को लाते हैं, क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन के पास Na को लाएंगे तो ये NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl। Na पर +1 और Cl पर -1, ये दोनों मिल करके ये बना लेगा। इसका क्षमता है कि इसके पास +1 वाला क्षमता है, तो -1 को पास में ला करके यौगिक बना लेगा। लेकिन इसी Cl के पास अगर हम कैल्शियम लाते हैं तो फिर ये CaCl नहीं बनाएगा, CaCl नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 है, कैल्शियम के पास क्षमता ज़्यादा है। कैल्शियम के पास 2 गो क्लोरीन को आपस में सटाने का क्षमता है, तो ये अकेला नहीं आएगा। क्या आएगा, 2 गो। तो हर एक तत्व या परमाणु का अपना जो क्षमता होता है यौगिक बनाने का, वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को कोई परेशानी, नोट कीजिए। उसमें टाइम बताता है कितनी वो हो रही है, इतनी चीज। ऐसे वर्ग का तो टेबलेट होता है, वो दवाई खाने वाला। हो गया, नोट कर लिए। देखो, इसी चीज को दूसरे शब्द में कैसे बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं किसी परमाणु में उपस्थित वह काल्पनिक आवेश, साथ ही लिखो, किसी परमाणु में उपस्थित वह काल्पनिक आवेश किसी परमाणु में उपस्थित वह काल्पनिक आवेश जो बनाए गए बंधों द्वारा
जो बनाए गए बंधों द्वारा पूरी तरह आयनिक हो, पूरी तरह कैसा हो, आयनिक हो, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था। किधर छटा हुआ, इसको थोड़ा पीछे करो तो, थोड़ा सा बस, ठीक है। जो काल्पनिक आवेश होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था। पीछे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम NaCl लिखे हैं तो NaCl जो है, देखो जैसे अगर हम NaCl लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, NaCl, तो NaCl में क्या है, सही से लिखो, क्या हो जाता है इसको कभी कभी पता नहीं चलता। NaCl अगर लिखे हैं तो इसके अंदर अभी आपको आवेश लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक काल्पनिक आवेश है कि सोडियम के पास क्या होगा, तो प्लस का 1 होगा, और क्लोरीन के पास क्या होगा, तो माइनस का। ये अंडरस्टूड है। तो वही काल्पनिक आवेश जो होगा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन उसमें जो बंध बना हुआ है वो बंध पूरी तरह से कैसी होनी चाहिए, आयनिक होनी चाहिए। अब पूरी तरह से आयनिक कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक नहीं होता है वो टूटता नहीं है, घुल जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया CH2COOH, ये क्या करता है, ये अपने एटम में नहीं टूटता है, ये अपने जा शांत रहो, हाँ कोई बात नहीं, C6H12O6, हम कार्बनिक कंपाउंड लिखने चाह रहे थे। देखो तो इसको जब पानी में डालते तो ये घुलता नहीं है, ऐसा नहीं कि कार्बन टूट जाएगा, हाइड्रोजन टूट जाएगा, ऑक्सीजन टूट जाएगा, घुलता नहीं, ये टूटता नहीं है, घुल जाता है। तो ये दोनों में एकदम माइनर डिफरेंस है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। घुलने का मतलब है कि ये जा करके पानी के अणुओं के साथ मिल जाता है, और टूटने का मतलब है कि पानी का अणु के साथ रिएक्शन करके अलग अलग हो जाता है। अगर हम 500 ग्लूकोज के अणु ले गए पानी के अंदर, कितने, 500, तो ये 500 एक 5000 लिख दिए, ये 500, ठीक है ना, ये 500 एक साथ नहीं रहेगा, एक एक अणु में टूट जाएगा। कितने अणु में टूट जाएगा, एक एक अणु में अलग अलग टूट जाएगा, और बीच बीच में कौन आ जाएगा, पानी आ जाएगा, बीच बीच में कौन आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कि घुल गया। और टूटने का मतलब ये है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब, आयनीकृत होने का मतलब कि ये जो एक है ना, ये एक अपने आप में टूट जाए, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सब के सब क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ आयनीकृत होना, और ये हुआ घुलना। घुलने का मतलब है वो अपने एक एक अणु में टूट जाएगा, और आयनीकृत होने का मतलब है कि वो अपने हर एक परमाणु में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। तो इसमें आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसके पीछे चार्ज कितना है, क्योंकि ये घुल जाता है, टूटता नहीं है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका लिख लिए हैं ये। इसमें आप बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में OH लिखेंगे, +1 हो जाएगा, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, -1। आप लोग के लिए ये है Fe2O3। इसमें आप फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, कॉपी में।
क्या? हाँ, Fe का और ऑक्सीजन का। हाँ, Fe का कितना आ गया होगा? प्लस का 3 आया होगा और इसका माइनस का 2 आया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें जब भी आप किसी कंपाउंड का निकालते हैं, अगर उसमें 2 परमाणु हैं तो किसी एक परमाणु का आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप अगले का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ फेरस है, तो ऑक्सीजन का अगर निकालना हो या फिर ऑक्सीजन है फेरस का निकालना होगा, तो किसी एक का हम पहले से हमको याद होना चाहिए। जैसे क्लोरीन का फिक्स है कि -1 होगा, ऑक्सीजन का फिक्स है कि -2 होगा। और ख़ास करके अब अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला जो तत्व है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे लास्ट में कौन आता है? फिर कल बारात आई वाला, ये ग्रुप जो है ये आप याद रखिएगा। इसका क्या होता है? क्या होता है बताओ? ये टोटल का क्या होगा? माइनस का। ठीक है, और इससे जस्ट पहले वाला कौन है? ऑक्सीजन। ओ से गलती हो गया क्या? से टेपोलिगो। तो ये वाला याद रखिएगा, पूरे ग्रुप का कितना होगा? -2। तो ये 2 ज़्यादा ध्यान में रखना। और फिर आगे एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक में पहला वाला का कितना होगा? तो प्लस का 1, जो हाली न कर अब CS फायर वाला है। और उसके बाद जो है बेटा मांगे कार्य कन्या सुंदर बाप राज्य, तो उसका क्या होता है? +2। तो ये 2 इधर से और 2 इधर से याद रखिए। इसी 2 से सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। ये दोनों से सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनता है, बाकी सबसे तो बहुत कम बनता। तो बहुत है लेकिन पढ़ना हम लोग को बहुत कम। कंपाउंड तो करोड़ों अरबों की संख्या में कंपाउंड है इस दुनिया में, लेकिन उतना कंपाउंड पढ़ना नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अब देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक में ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार का होता है। तो डी ब्लॉक का जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी कहाँ से शुरू होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ट्रिक क्या बताए थे? शक्ति विक्रोमन फिकोनी क्यूजन। तो आपको उससे मतलब नहीं है, याद होना चाहिए। ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, चाहे ऐसे याद रखिए, बस याद रखिए। स्कैंडियम जो होता है, इससे जस्ट पहले आयनन एंथैल्पी में एक बात बताए होंगे कि स्कैंडियम जो होता है वो +2 नहीं दर्शाता है। स्कैंडियम +2 नहीं दर्शाता। इसके पीछे कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये आता है 21 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो आर्गन होगा, और 3 नंबर पर ये है तो 4s2 होगा और 3d1 होगा, यही होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए है क्योंकि देखो इन दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है ऊर्जा का। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा। एक होता है कि जब 2 के निकालिए लिया है तो हमको क्या छोड़ लिया है, हमको भी निकाल लो। तो 2 अस्थाई नहीं रहता है, 3 निकलता है तब अस्थाई होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी के पास कोई इसमें से पिठिया ये सब मार्केट ये सब में बेचने जाता होगा, तो लास्ट टाइम में मान लो 3 कोई सामान बचा हुआ है और कोई आया खरीदने की, ना हमको 2 दे दीजिए, तो वो कहेगा 1 हम रख के क्या करेंगे, अब लास्ट टाइम चल रहा है। तो एक काम कीजिए, जो 1 लास्ट में बच रहा है वो तनका कम में दीजिए, ले जाइए। तो इसलिए 2 पर ये अस्थाई नहीं होता है, 3 पर अस्थाई होता है। इसलिए ये +2 बनाता ही नहीं। कै को बनाता है? 3 बनाता है। स्कैंडियम जो है वो क्या बनाता है? तो +3 बनाता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके पीछे का रीजन है। उसके बाद जो टाइटेनियम है वो +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है, +4 भी बनाता है। वैनेडियम जो है वो +2 भी बनाएगा, +3 भी बनाएगा, +4 भी बनाएगा, +5 भी बनाएगा। सही लिखे? 2 3 4 5। ठीक है। जो क्रोमियम है वो +2 भी बनाएगा, +3 भी बनाएगा, +4 भी बनाएगा, +5 भी बनाएगा, +6 भी बनाएगा। आपको एक नियम समझ में आ रहा होगा इसका। सबसे ज़्यादा मैग्नीज का नहीं, हम नियम पूछें। एक नियम आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है +2 भी बनाएगा, +3, +4, +5, +6, +7।
उसके बाद ये जो फेरस है ये +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है, +4 भी बनाता है, +5 भी बनाता है, +6 भी बनाता है। ये +2 बनाता है, +3 बनाता है, +4 बनाता है, +5 बनाता है। ये +2 +3 +4, ये +2 +3, और ये सिर्फ +2 वो भी रेयर कंडीशन में। जिंक जो है +2 3, एक सेकेंड, फेरस का 2 3 4 6, 2 3 4 6, फेरस 5 नहीं बनाता है। और एक सेकेंड, 2 3 4 2 3 4 निकेल बनाता है, ये भी 5 नहीं बनाता है। और कॉपर का, ये कॉपर जो है +1 भी बनाता है, +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है, ये चीज़ है। अब ये सबका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर में +3, ये देखो सबसे ज़्यादा जो है वो मैग्नीज बनाता है। अब सबसे ज़्यादा मैग्नीज बनाने के पीछे रीज़न ये है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, मैग्नीज आता है 25 नंबर पे। कितने नंबर पे? 25। तो आर्गन हो गया 4s2 3d5, 4s2 3d5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है, 5 गो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा बॉन्ड बनाने वाला। क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 5 गो इलेक्ट्रॉन। और ये जो है ये पांचों इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 3d है, 4s है, तो 4s के बाद 3d के बाद 4, अगर s है तो 4p भी होगा, इसमें 4d भी होगा कि नहीं होगा? चौथा कक्षा है, अगर ये वो घर बना हुआ है 4 नंबर वाला, तो उसमें मान लो फर्स्ट फ्लोर भर गया है तो सेकेंड फ्लोर खाली है, थर्ड फ्लोर भी खाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि फ्लोर उसमें है ही नहीं, है लेकिन खाली। तो होता क्या है कि पहले तो ये पांचों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड बना सकता है। क्या को बॉन्ड बना सकता है? पांचों एक एक को बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए पांचों एक एक को बना लेगा, जिसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है कि ये सब जो खाली है, कोई दूसरा आएगा और वो कहेगा हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन आप अपने घर में रख लीजिए। जैसे शादी ब्याह के समय में ना होता है, बगल वाला पड़ोसी का अगर वो रूम खाली है तो सब सामान उसी में रखा जाएगा। तो उसी तरह से अगर बॉन्ड बनाना है किसी को, तो वो क्या कहेगा कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या गो होता है? ज़्यादा लिख दिएगा, 2 2 4 2 4 8 गो हो गया, एगो कम करते हैं, 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहेगा हमारे 2 गो इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में जो खाली है उसमें 2 गो रख लीजिए और हमारे से बॉन्ड बना लीजिए। तो ऐसे जो लोन पेयर से जो बॉन्ड बनता है डी ब्लॉक के तत्व के साथ, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक। इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में पढ़ना था, जो चैप्टर हटा दिया गया, अब नहीं पढ़ना है नए सिलेबस के अनुसार। अब ऐसा इन सबका जो ऑक्सीकरण अवस्था है दिया हुआ है, ये सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये जितना ये +2 में भी अस्थायी होगा, +3 में, +4 में, इतना ये बनाने के लिए कैपेबल है। ये सब बनाने के लिए कैपेबल है, ये सब बनाने के लिए। और बाकी जो जिसमें नहीं है वो उसके साथ अस्थायी नहीं होता। आप ऐसे जनरली भी देखते होंगे कि कोई इंसान है वो हर जगह कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं बहुत कंफर्टेबल होता है। तो वही हाल तत्व के साथ भी है। किसी के साथ ऐसा बंध बनाएगा कि छूटवे नहीं करेगा, और किसी के साथ बनेवे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना ऑक्सीकरण अवस्था है। हम पहले भी बोलते हैं, अभी बता दें, कोई भी डाटा अगर दिया हुआ है तो एग्जैक्ट डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि सबसे अधिक कौन होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन बनाता है? मैग्नीज, सबसे ज़्यादा मैग्नीज। और बाकी कॉपर का कुछ योगदान है, इसका यौगिक महत्वपूर्ण होता है, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, कॉपर का कुछ अयस्क होता है, इसलिए बस, बाकी और किसी का नहीं। किसी को कोई दिक्कत? नोट कीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हम पॉइंट के रूप में लिखवाएंगे।
जल्दी से नोट करो तो। क्या हुआ मोदी जी? जल ही जीवन। ऐसे ऐसे आप लाइन खींच लीजिए ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ऐसे लाइन खींच लो। ऊपर से पटकता है ना तो डर लगता है ऐसा कहीं गिर न जाए। पता चलेगा खरगोश वाला कहानी हो जाएगा, गिरेगा नारियल, आसमान गिर रहा है। फेरस 5 नहीं बनाता है, वो एक बार 6 बनाता है। उसके पीछे भी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। हो गया? कोई दिक्कत होगा तो पूछना। अब जैसे कोई कोई ये सोच रहा होगा कि खाली लिखवा दिए, कुछ समझावे नहीं किए इसमें, तो जो ज़रूरत वाला होता है उसको हम भले 1 घंटा क्यों ना लग जाए, क्या कि देख जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पार्ट था 3 क्लास लेकर के उसको अच्छे से याद भी करवाएं, बाहर खड़ा करवा करके। आज नहीं सुने हैं, छोड़ दिए हैं, फिर कभी सुन लेंगे। तो जिन लोग को याद नहीं है वो लोग ये ना समझे कि हम भुला गए हैं, हम नहीं सुनेंगे। क्या कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, सीधे। और खास करके ये डी ब्लॉक से आएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा। जो कम मेहनत में ज़्यादा नंबर खींचने वाला टॉपिक है तो उसको छोड़ने से क्या फायदा है, पढ़ लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई बहुत बड़ा तोप टॉपिक नहीं है, सबसे आसान है केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बशर्ते आपको इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। हो गया? क्या किया जाए? नोट कर लिए हैं? कितना टाइमिंग बता रहा है उस पर? 38 मिनट, 29 मिनट। क्या करें, पॉइंट जो लिखवाना है वो लिख करके लाएं या फिर बोल कर लिखवा दें? लिख के लाएंगे, बोल कर लिखवा दें, बोल कर लिखवा दें। ठीक है, ठीक है, रहने दो। साइलेंस। हैं? थैंक यू, थैंक यू नहीं, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले क्लास में।